अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी आज संडे के दिन संडे स्पेशल विलिंग वेज लाहौर स्टूडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। एंड जैसे हमारा जो संडे का शो होता है, हम अपने पुराने वीक में जितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, जितने टॉपिक्स जिन पे आपका कोई सवाल होता है, कोई कंसर्न होता है, कोई क्वेरी होती है, उनको दोबारा से डिस्कस करते हैं ताकि व्यूअर्स के कमेंट्स को अपने शो का पार्ट बनाया जा सके। तो इसी तरह आज के दिन हमारे जो टॉपिक्स हैं दे आर फ्रॉम द लास्ट वीक, और उनके मुतल्लिक हम डिस्कशन करेंगे। जो आज का पैनल है, जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ करवाता जाऊँ। डॉक्टर शाहसवार अली, वेलकम टू शो। थैंक यू। एंड डॉक्टर आयशा अल्ताफ़, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो हम विदाउट फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं अपना शो। एंड जो फर्स्ट टॉपिक है, जो डॉक्टर सदाकत अली एंड मिस शमाइला बतूल इन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह जो ट्रिगर्स होते हैं, जो क्रेविंग्स होती हैं, वो अर्जेस तक इख्तिताम करती हैं। कि जो ख्वाहिशात जो एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स से ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं, वो क्रेविंग्स में और फिर फाइनली अर्जेस में ट्रांसफॉर्म होती हैं। तो क्या जर्नी बनती है उनकी, और क्या मैनेजमेंट के तरीके हो सकते हैं उनके, क्या वो वाइटल बिहेवियर्स हैं, वो सुनहरी आदात हैं, कीस्टोन हैबिट्स हैं, जिनसे हम इन ट्रिगर्स को ही निपट सकते हैं ताकि वो आगे क्रेविंग्स और अर्जेस में कन्वर्ट ना हो। तो चलिए हम देखते हैं ये क्लिप, एंड उसके उसके मुतल्लिक जो गुफ्तगू है वो आफ्टर द क्लिप करेंगे जी। किस तरह से किसी इंसान को ये पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, उसने करना क्या है, उसकी ख्वाहिश कुछ और होती है, लेकिन अचानक से वो कोई ऐसे काम करने लगता है कि जो कोई ऐसी चिंगारी सी पैदा होती है कि फ़लाँ चीज़ करते हैं, और फिर उसके बाद उस इंसान का जो बस है वो कहीं न कहीं कम पड़ने लगता है। वो चिंगारी से उमंग तक का दर्जा पहुँचता है, उमंग से फिर जुनून तक का दर्जा पहुँचता है, और वो इंसान वो कोई ख़ास काम कर गुज़रता है जिसके बाद फिर उसको लगता है कि यार हो गलत गया है। तो ये सारा सिलसिला है क्या? बिस्मिल्लाह, इसके ऊपर अगर हम बात स्टार्ट करें कि ये जो 3 चीज़ें, यानी जिसको ट्राइका कहा जाता है, जो ट्रायंगल से बेसिकली बना के 3 चीज़ें जहाँ पे आ जाती हैं, तो ये कैसे आगाज़ होता है, फिर एक उसकी एक हाइट पे पहुँचता है, फिर पीक आती है? देखिए, किसी भी चीज़ की एडिक्शन है ना, जैसे हुँ, सब्सटेंस की है, खाने की है, लोगों की, हुँ, ये उस एक क्रेविंग के प्रोसेस को समझाने के लिए और रिलैप्स के प्रोसेस को समझाने के लिए ठीक। ये 3 चीज़ें जो डिवाइड, ये बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एकदम से हुँ, आप रिलैप्स कर जाते हैं। जी। तो एक्चुअली में चिंगारी वो एक नुक्ता आगाज़ है, हुँ, यानी वो ट्रिगर है हुँ, जिससे कि फिर सारा साइकिल, वो उमंग और फिर वो जुनून की हद हुँ, तक हुँ, जाता है, और फिर बंदा बहुत ही मजबूर होकर फिर उस सर्कल में फंस के वो एक्शन दोबारा, या अगर कोई सब्सटेंस है वो ले लें, या कोई ईटिंग का कोई रिलैप्स है वो, यानी इसमें कोई भी जो क्रेविंग्स या एडिक्शन है हुँ, उसको हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि ये जो एक ख्याल है कि एकदम से ही जी, सामने आई चीज़ और मैंने कर ली, जी, इट इन फैक्ट इट इज़ अ प्रोसेस हुँ, जिसकी शुरुआत चिंगारी से होती है। यानी जी, कोई ट्रिगर होता है जी। जो कि एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। जिसका मतलब तो डॉक्टर साहब, ये जैसे मुझे जो समझ आ रही है, जो मिशवाला ने बताया कि चिंगारी अगर लगे तो चिंगारी को वहाँ पे रोका जा सकता है, अगर रोका ना जाए तो फिर वो आगे स्टेजेस को वो उसको छूती है। अ, किसी भी स्टेज पे इसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर चिंगारी ही ना कोई फूटे तो हुँ, फिर ये सबसे आसान होता है, और इसको प्रोएक्टिवली मैनेज करना कि चिंगारी ना हो। हुँ, जैसे कभी आप पेट्रोल पंप पे देखते हैं कि वहाँ बड़ी एहतियात की जाती है जी, जी, कि कोई सुलगाने सिगरेट ना जी, सुलगाए, और वो बड़े कॉन्शियस होते हैं इस जी, बारे में जी, कि गाड़ी का इंजन भी चलता हुआ ना हो, क्योंकि वहाँ आग लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो इल्लतें हैं, इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले आदतों को समझना होगा, क्योंकि टेक्निकली ये एक जैसी चीज़ें हैं। हमारे दिमाग में आदतें और इल्लतें एक ही तरह से पलती हैं, हुँ, और बाज़ औक़ात उसमें हमारा कोई अमल दखल भी नहीं होता। हमें पता भी नहीं होता कि हम किस ढलवान पर फिसलते हुए
किसी इल्लत में जा गिरेंगे, और पता उस वक्त चलता है जब हमारी बेबसी सामने आती है। लेकिन आदतें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर आदतों का प्रोसेस या सॉफ्टवेयर ना बनता तो हमें हर काम पे फिर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना पड़ती, और कुछ काम तो बिल्कुल मुमकिन ही ना होते। जैसे टाइपिंग है, तो ये एक आदत के तौर पर जब बन जाती है तो लोग बातें करते करते भी टाइपिंग कर रहे होते हैं। जी। आप स्मार्टफोन पे भी देखते हैं कि लोग कितनी तेज़ी से वो टाइपिंग कर रहे होते हैं, उन्हें सोच विचार नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है जो कि पकता तो यहाँ पे सामने माथे की जो हड्डी है उसके पीछे जो दिमाग का हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। वहाँ ये इसका आगाज़ होता है। अमूमन धीमी आंच पे यहाँ पकता है, और जब पकवान पूरी तरह से तैयार हो जाता है, आदत हो या इल्लत हो, टेक्निकली वो एक जैसी चीज़ें हैं, वैल्यू न्यूट्रल है हमारा ब्रेन। वो आदतों को और इल्लतों को एक तरह ही ट्रीट करता है। तो जब ये आदतें या इल्लतें पक जाती हैं तो फिर ये माथे की हड्डी से 3 इंच पीछे और 3 इंच नीचे जाके एक खुफिया जगह पे अपना ठिकाना बना लेती हैं, और वहाँ घात लगा के बैठी रहती हैं और हमें मगलूब करती हैं। और हम बड़े हैरान होते हैं कि हमारी मर्ज़ी हम पर ही क्यों नहीं चलती। फिर हम ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी विल पावर है, लेकिन ऐन जब वक्त जहाद आता है तो फिर हम सजदे में जा गिरते हैं और मतलब कुछ कर नहीं पाते। तो उसमें विल पावर का कोई बहुत ज़्यादा इसमें किरदार नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और साइंसदानों ने दिमाग में ऐसी जगहों पे झांकना शुरू कर दिया है जहाँ से ये मसला खुल के सामने आ रहा है, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी आज पहले की निस्बत बहुत आसान होता जा रहा है। तो आपने आदत और इल्लत का जो जिक्र किया, क्या अच्छी चीज़ को आदत कहा जाता है? नेचुरली आदत या हैबिट उस चीज़ को कहा जाता है जो कि फ़ायदेमंद होती है, हमें करनी आती है वो चीज़, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना पड़ती, ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। वो ऑटो पायलट पे हम होते हैं और वो चीज़ हम करते रहते हैं। जैसे यहाँ अच्छे से सवाल नताइज जो चीज़ दे, जो अच्छे नताइज। बस नताइज का अगर फ़र्क आ जाए तो वो इल्लत कहलाती है। रात को कोई कोई कहता है कि मुझे रात को देर से सोने की आदत है, नहीं, ये इल्लत ये है, इल्लत है। यानी क्योंकि इसके नताइज अच्छे नहीं हैं। नताइज अच्छे नहीं। नताइज अच्छे यानी जिस चीज़ के नताइज अच्छे हाँ, नहीं अगर हैं, कोई कहे कि मुझे जल्दी सोने की आदत है तो वो ठीक होगा, क्योंकि उसके नताइज अच्छे हैं। और ये जल्दी सोना और जल्दी उठना एक की स्टोन हैबिट है। ये की स्टोन हैबिट या सुनहरी आदत हम उसको कहते हैं जो कि दूसरी बहुत सारी अच्छी आदतों की राह हमवार करती है। जैसे वर्जिश एक सुनहरी आदत है जिससे कि आपकी विल पावर बढ़ती है और आपको दूसरी आदतें भी बदलने में मदद मिलती है। तो कुछ आदतें हैं जो की स्टोन हैबिट्स हैं, उनमें अभी 2 मैंने आपके सामने बयान की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी आदतें हैं जो कि की स्टोन हैबिट्स हैं, जैसे मुताले की आदत। तो अगर आपको मुताले की आदत है तो आप हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं, और वो चीज़ें मिल मिला के आपको ज़िंदगी गुजारने में बहुत मदद देती हैं। आपकी आदतें जो है रिफ़ाइन होती चली जाती हैं, और आपको हर चीज़ के लिए फिर ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। आदत का मतलब है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा हो जाता है। तो ये की स्टोन हैबिट्स की तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि ज़िम्मेदारी अपनी ज़ात पर लेना, ये भी एक की स्टोन हैबिट है, और दूसरों के इंतज़ार में बैठे रहना ये गुमराह कुन है। फिर यानी पहले से सोचना कि नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा, शुरू में ये ज़रा मुश्किल लगता है क्योंकि आप कोई नजूमी नहीं होते, लेकिन जब आप 2 जमा 2 4 करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कोई काम अगर हम करेंगे तो उसका अगला नतीजा क्या निकलेगा, बशर्ते कि हम थोड़ा सा सोच विचार कर लें। जैसे किसी को कोई मुंह तोड़ जवाब देने से पहले अगर हम ज़रा सोच लें तो आसानी रहेगी, वरना तो बहुत ही कबाहतें पैदा होंगी। इसी तरह जो खुद से हम ये सोचे कि हम जीते बेशक दुनिया हार जाए, तो इससे भी बड़ा नुकसान होगा।
ये एक ख़राब आदत है। और जो सुनहरी आदत है वो ये है कि जब आप किसी के साथ कोई मामला तय करते हैं तो अपना और दूसरे का फ़ायदा बराबर तोल कर देखें और कोशिश करें कि जो डील है उसके बाद आपका और उसका जो पलड़ा है वो एक जैसा होगा, वो झुकाव किसी तरफ नहीं होगा। क्योंकि अगर लेन देन में झुकाव पर्दे का पलड़े का किसी जानिब हो तो फिर बहुत ही गिले शिकवे पैदा होते हैं। तो बात को गौर से सुनना जी। और फिर जवाब देना, तो ये भी एक सुनहरी आदत है। दूसरे इंसानों से लेन देन करना मदद का, यानी इंसान जो है उसने तरक्की इसलिए की है इतनी ज़्यादा कि वो दूसरे इंसानों से लेन देन करता है, जबकि दूसरे जानदार जो हैं वो एक दूसरे से कोई ज़्यादा लेन देन नहीं करते या ज़्यादा अरसे तक लेन देन नहीं करते। तो आप देखें कि दूसरे जानदार कितने बेबस होते हैं और उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो कोई तरक्की भी ना कर सके। परिंदे और जानवर आज भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे सैकड़ों साल पहले गुजारते थे। अभी आप जो कह रहे थे कि नताइज को पहले से असेस कर लेना, इससे यानी इसमें तो कई बीमारियों का इलाज है। जैसे अगर कोई डायबिटिक है और उसको ये पता है कि मैं कब क्या कितना खाता हूँ और वो असेस कर पाता है कि मैं अभी अगर शुगर चेक करूँ तो मेरी इतनी निकलेगी, तो वो जितना अच्छा उसको प्रिडिक्ट कर पाएगा मेरे ख्याल से उतना अच्छा उसको अपनी डायबिटीज़ के ऊपर उसको मैनेज कर पाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक सुनहरी आदत ये भी है कि आप डायरी लिखें, जर्नल। इसे जर्नलिंग कहते हैं। तो जब आप अपने ख़यालात को कागज़ पे लिख लेते हैं तो वो बहुत शफाफ और वाज़े तौर पर नज़र आने लगते हैं ख़यालात। हमारे जहन में चूँकि बेशुमार ख़यालात चल रहे होते हैं और हमारा दिमाग अंदर से और भी बहुत इंतज़ामात कर रहा होता है, तो जब हम ख़यालात को कागज़ पे लिखते हैं और फिर किसी से हम डिस्कस भी कर सकते हैं, उनको हम बार बार पढ़ भी सकते हैं, तो ये भी एक सुनहरी आदत है। तो सुनहरी आदतों को हम अगर अपनाते रहें जी। तो जो इल्लतें हैं जो हम कभी ना कभी ज़िंदगी में अपने साथ लेके चलने लगते हैं, इसमें हमारे इरादे का दखल ज़रूरी नहीं। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि शायद ये फ़ैसले हम करते हैं, लेकिन जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि बहुत से फ़ैसले हम नहीं करते, वो हम पर नाफज कर दिए जाते हैं मार्केटिंग के ज़रिए या एडवर्टाइजिंग के ज़रिए, या हमारे बुज़ुर्ग जो बचपन में ही हमें प्रोग्राम कर देते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो हमें बेबसी में जकड़ने के कई पीछे कारण हैं कि हम कई दफ़ा अनजाने में कुछ इल्लतों को हम अपना लेते हैं या आपने चीज़ों नाफिस को अपना लेते हैं। जैसे कोई टूथब्रश आप कौन सी कंपनी का या टूथपेस्ट कौन सी कंपनी की आप इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है कि ये फ़ैसला आप करते हैं, लेकिन जब तहकीकात करें तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये फ़ैसला तो दूर पार सात समुंदर वो कि कंपनी उस जानिब बैठी हुई कंपनी कर रही है कि आप क्या टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, साबुन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, स्मार्टफ़ोन कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ये सारे फ़ैसले जो हैं बुलंदियों पे हो रहे होते हैं और फासलों पे हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम गौर व फिक्र करें तो हम काफ़ी अपनी लगामें अपने हाथ में ले सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह डॉक्टर सदाकत अली एंड मिस शमाला डिस्कस कर रहे थे विलिंग वेज के फोर्थ स्किल सेट मॉड्यूल का ट्रोइका का, जिसमें ट्रिगर्स, क्रेविंग्स एंड अर्जेस आ जाती हैं। तो इसी के मुतल्लिक हम अपने एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि व्हाट आर दीज ट्रिगर्स, अर्ज, क्रेविंग्स एंड अर्जेस, और किस तरह ये ट्रिगर्स आगे कन्वर्ट होते हैं क्रेविंग्स में और एंड अप करते हैं टुवर्ड्स अर्जेस। तो डॉक्टर शाह सवार आपसे अगर आगाज़ करें। जी, थैंक यू डॉक्टर अहमद। ट्रिगर्स, क्रेविंग्स और जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि मेरा दिल कर रहा है अभी कि मैं पकौड़े खाऊँ, वो खाऊँ और साथ में चाय हो। तो ये जो मेरा दिल कर रहा है ये एक क्रेविंग है, तलब है जो हो रही है मुझे। बिल्कुल, हमारी भी और अब तलब हो रही है। हाँ, और इसकी वजह क्या है, इसका ट्रिगर क्या है कि मुझे ये तलब हो रही है। हो सकता है कि बाहर अच्छा मौसम हो, वो देख के मुझे ट्रिगर हो रहा हो, बारिश का मौसम हो। बारिश का मौसम हो, या फिर हो सकता है कि मैंने पिछली दफ़ा आपके साथ खाए हूँ और अब मैं आपसे दोबारा मिला हूँ तो मुझे दोबारा से तलब हो रही हो।
बिल्कुल। या हो सकता है कि मैंने पिछली दफ़ा अकेले भी खाए हों और मुझे अच्छे लगे हों पकौड़े और चाय, तो किसी को देख लिया हो वो खाते हुए। बिल्कुल, या जिस जगह से मैंने खाया हूँ वहाँ से मैं गुज़रा हूँ, तो फिर दोबारा से मुझे वो वहाँ से गुज़रा हूँ, तलब हो। तो मुझे तलब हो रही है। और अब मुझे तलब इतनी शदीद हो रही है कि मैं बस बिना सोचे समझे अपने सारे काम छोड़ के चला जाता हूँ उसी जगह पे और खा लेता हूँ। तो ये एक अर्ज बन चुकी थी। तो ये कंसेप्ट है ट्रिगर्स, क्रेविंग्स और अर्जेस का। और इसकी पकोड़े और चाय की जगह पे अगर आप कोई ड्रग्स नशावर कर लें। चीज़ का समझ लें, उसको फ़र्ज़ कर लें, जैसे कि सिगरेट हो गई, आइस हो गई, चरस हो गई, कोकेन हो गई, अल्कोहल हो गई, कुछ भी हो गया, या कोई गैम्बलिंग की आदत हो गई, या जो भी आपकी सब्सटेंस है वो हो गया, केमिकल या नॉन केमिकल, तो वो ट्रिगर्स, क्रेविंग्स और अर्जेस में आपको मिसाल को आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। अब इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, जिसको आप जिसमें आपने इसको हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका ट्रिगर है क्या। हो सकता है कि आपको पुरानी याद आ गई हो जिसकी वजह से आपको ट्रिगर बन गया, या आप उस जगह से गुजरे हो जिसकी वजह से आपका ट्रिगर वो आपने आइडेंटिफाई किया। हम डायरेक्ट हमारी नज़र क्रेविंग के ऊपर जाती है कि मेरा नशा करने का दिल किया, लेकिन उस नशा करने का दिल क्यों किया उसको आइडेंटिफाई करना सबसे पहला, उसकी अवेयरनेस को लेकर आना वो सबसे पहला मरहला है। उसके बाद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने ये जो क्रेविंग होती है या अर्ज होती है, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन का एक मरहला होता है, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का, जिसको अगर आप डिले कर लें तो आप उसके इफ़ेक्ट्स को ऑफसेट कर सकते हैं, आप उससे निकल सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा डोपामिन लेवल आपका नीचे आता है, आपकी क्रेविंग ख़त्म होती है, तो आप जो सेनली सोच सकते हैं कि ये मेरे लिए गलत था या फ़ायदेमंद था। इसके अलावा आप इसको अब जिस जगह से अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिगर आपने आइडेंटिफाई किया कि कोई ख़ास जगह थी, उस आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, या आप वहाँ से एस्केप जो है ना वो कर सकते हैं। जिस सिचुएशन में आपको ट्रिगर हुए हैं आप उस सिचुएशन से एस्केप कर लें। या अगर आपके कोई अंदरूनी खलिश चल रही है जहन के अंदर, आप सोच सकते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर प्रोज मैंने एंड ये कॉन्स कर लें। बिल्कुल, अगर मैंने ये ड्रग कर ली तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। यकीनी तौर पर अगर आप सही तरह से सोचेंगे उसको, तो आपको पता चलेगा कि नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है। वक्ती तौर पे आपको शायद रिलीफ मिले, लेकिन इसके अलावा आप ये सोच सकते हैं कि इसके अलावा मैं क्या ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ जिससे मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ और इस सिचुएशन से निकल सकूं। या आप उस अपनी जो आदत आप बनाई हुई है उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी बिल्कुल। अच्छी हैबिट से। इसके अलावा कुछ की स्टोन हैबिट्स हैं जो कि आपकी ट्रिगर्स, क्रेविंग, एडजस्ट में को मैनेज करने में हेल्प करती हैं और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर लेकर आती हैं, जिसके अंदर आप अगर अपनी नींद का ख्याल रखते हैं तो आप ज़हनी तौर पर आप फ्रेश रहने लगते हैं, आप ज़हनी तौर पर मजबूत हो जाते हैं, आपका इम्पल्स कंट्रोल जो है वो अच्छा हो जाता है। इस तरह आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी होती है, इसी तरह आपका इम्पल्स कंट्रोल जो है, अपनी इम्पल्स को, ख्वाहिशात को जो फ़ौरी तौर पर उभरती हैं उनको कंट्रोल करना भी बेहतर हो जाता है अपनी नींद को यस। ख्याल रखने से। रात की नींद जो बिल्कुल। स्पेसिफिकली है कि आपकी रात की नींद से आपके कोर्टिसोल लेवल्स इम्बैलेंस में नहीं जाते, वो बैलेंस हो जाते हैं। जी बिल्कुल, 7 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी करें, उसका ख़्याल रखें, वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें, एक स्पेसिफिक टाइम सेट करें, उसी पे सोएं और उसी पे जागें। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप वॉक को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लेते हैं, चहलकदमी को शामिल कर लेते हैं, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट जो है ना आप तेज़ वॉक करते हैं, उससे ये एक बहुत अच्छी आदत है। इससे आपका एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपको खुशी महसूस होती है। इसके अलावा अगर आप अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखते हैं, पानी का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हेल्दी डाइट जो है वो आपकी बॉडी को और आपके माइंड को बेहतर बनाती है और आपको इम्पल्स कंट्रोल आपका बेहतर होता है और आप अपने जो ट्रिगर्स होते हैं या क्रेविंग्स होती हैं या अर्जेस होती हैं उनको बेहतर तौर पर मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप थॉट जर्नलिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि जब आपको क्रेविंग्स हो रही हों या अर्जेस हो रही हों, उस वक्त या उसके बाद या उससे पहले जब भी आपको मौका मिले, जो भी आपके सोचें आपको तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं या जो दिमाग के अंदर सोचें चल रही हैं, उनको लिखना शुरू करें। इससे ये होता है कि कई दफ़ा ऐसी सोचें भी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि ये हमारे दिमाग में चल रही है, वो हमारे लाशऊर में चल रही होती हैं, लेकिन जब हम लिखना शुरू करते हैं तो वो हमारे शऊर में आती हैं और वो भी लिखी जाती हैं हमसे और जो हमारा ज़हनी दबाव है वो कम हो जाता है।
इसके अलावा अगर आप मेडिटेशन करें तो उससे ज़हनी सुकून हासिल होता है। अगर आप गहरी सांस की मशक़ें करें, लंबे गहरे सांस लें दिन के कुछ हिस्सों में और उसको इस अमल को दोहराएं, तो इससे जो है आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया कि किस तरह जो ट्रिगर्स हमारे सराउंडिंग में होते हैं, हमारे इंटरनल हो सकते हैं, वो क्रेविंग्स को जन्म देते हैं, और अगर क्रेविंग्स को हम डील ना कर सकें तो वो फिर एक अर्ज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसके बाद वो जो नशावर चीज़ का इस्तेमाल होना है या फिर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल होना है, चाहे वो डाइट में ही आपका लैप्स आना, लैप्स हो जाना, वो हो सकता है। तो हमने जानना है कि जो हमारे ट्रिगर्स हैं हम उनको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह क्रेविंग्स को मैनेज कर सकते हैं ताकि वो आखिर में अर्जेस की तरफ रवाना ही ना हो। तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो है रिगार्डिंग द रिलैप्स ही, कि किस तरह रिलैप्स इन ड्रग एडिक्शन और बाकी डिसीज़ के अंदर किस तरह प्रेजेंट होता है, और उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, उसके सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, और उसी के मुतल्लिक डॉक्टर इनाम डॉक्टर तारिक कराइन का क्लिप है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ये सारा कुछ हम आफ्टर द ब्रेक करते हैं। जी वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, एंड आज संडे स्पेशल हमने अभी डिस्कस किया रिगार्डिंग ट्रोइका, जो कॉम्प्रिहेंसिव एडिक्शन ट्रीटमेंट मॉड्यूल नंबर 4 स्किल सेट का पार्ट है। तो किस तरह ट्रिगर्स, क्रेविंग्स एंड अर्जेस हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं ताकि रिलैप्स प्रिवेंशन हो सके। तो अब डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द रिलैप्स इटसेल्फ, कि रिलैप्स इन एडिक्शन कैसे होता है, और इसका रिलेशन रिगार्डिंग अदर जो मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, उनमें रिलैप्स कैसे होता है, उसकी रेशो क्या है, और वो किस तरह मैच कर रहा होता है विद रिलैप्स इन एडिक्शन। तो इसी के मुतालिक कराची से क्लिप है ऑफ डॉक्टर तारिक कराई, मिस तूबा समन एंड डॉक्टर इनाम बगाती। तो देखते हैं क्लिप और इसके मुतालिक डिस्कशन करेंगे। जी एप्स का मतलब ये नहीं कि ट्रीटमेंट फेल हो गया है, वो एक फीडबैक होता है या एक सेटबैक होता है, मगर उससे कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, अगर उसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर ना, इस सारे प्रोसेस में रिलैप्स हमें ये सिखाता है कि नई स्ट्रेटजीज, नई चीजें करनी है अपने। ओके, ऐसा ही होता है जैसे किसी भी क्रोनिक इलनेस में कोई एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती, तो वो मल्टी डायमेंशनल होती है। और सब्सटेंस यूज में तो हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि हर एक ही ट्रीटमेंट सब पे इफेक्टिव नहीं होगी। हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डिफरेंट है, उसके फैक्टर्स डिफरेंट है। सही। उन फैक्टर्स को लेके हम एक आउटलाइन डिजाइन करते हैं। वो आउटलाइन बाज़ औक़ात सब पे इफेक्टिव नहीं रहती। तो इसी तरह क्रोनिक इलनेस में जैसे तुबा ने कहा कि वो ओवरऑल हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो किसी के नए फैक्टर आ जाने से, नया वर्नेबल चीजें आ जाने से उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें रिस्क बढ़ सकता है कि वो रिलैप्स रेट रहेगा। रिलैप्स रेट आपका हाइपरटेंशन में भी है, आपका डायबिटीज में भी है, अस्थमा में भी है। उसके मुकाबले में सब्सटेंस यूज का रिलैप्स रेट कम है। तो अगर मेडिकली इलनेसेस के साथ आप कंपेयर करें तो ये रिलैप्सिंग डिजीज है तो सही, लेकिन बाकी इलनेसेस के मुकाबले में इसका रिलैप्स रेट कम है कंपैरेटिवली। सही, ठीक है, थैंक यू। जैसे डॉक्टर तारिक ने कहा दैट एडिक्शन इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, अ क्रॉनिक डिजीज लाइक एनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जिस तरह से हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, डायबिटीज के मरीजों में अक्सर शुगर लेवल्स अप या डाउन होते रहते हैं, इसी तरह एडिक्शन के मरीज में भी रिलैप्स हो सकता है, विच इज नॉट अ फेलियर ऑफ द ट्रीटमेंट बट इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। उससे हमें ये अंदाजा होता है कि वो इंडिविजुअल किन मसाइल का शिकार था या कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से रिलैप्स हुआ, और अब हमें उन्हीं चीजों को टैकल करके उसकी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाना exactly. कि हर जो ट्रीटमेंट होता है, एवरी टाइम ही सीक्स दैट ट्रीटमेंट, ही डील्स विद एक चैप्टर उसका क्लोज हो जाता है एंड ही मूव्स ऑन एंड बेटर वो ट्रीटमेंट रहता है। एग्जैक्टली सही। तो मेरा अगला सवाल कुछ इसी से रिलेटेड होगा कि
क्या वजूहात होती हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से एक इंसान रिलैप्स हो सकता है? व्हाट कैन बी द फैक्टर्स? इसमें इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, और आपकी इंटरपर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, आपकी वर्क स्ट्रेस हो सकता है, आपकी इवन इंटरनल प्रोसेसेस जो आपके मूड्स हैं, थॉट्स हैं, दे कैन आल्सो ट्रिगर रिलैप्स। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आपका डिनायल दोबारा वापस आ गया आपकी लाइफ में, लाइक यू बिलीव कि अब मेरा जो है वो क्रॉनिक इलनेस नहीं, आई हैव डेल्ट विद दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ, मेरा एडिक्शन जो है वहीं पे खत्म हो गया है पहली ट्रीटमेंट के बाद, तो दैट कैन ऑल्सो ट्रिगर रिलैप्स बिकॉज यू स्टार्ट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। आप जो है अपनी चीजों को डिफरेंटली देखना शुरू कर सकते हो, तो इवन दैट कैन ट्रिगर रिलैप्स। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई और डिजीज हो गया, फॉर इंस्टेंस एडिक्शन से आपने ट्रीट किया अपना, बट आपको डायबिटीज, यू फाउंड आउट कि यू वर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, अब दैट माइट कॉज स्ट्रेस, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपकी लाइफ में ला सकता है, दैट कैन मेक यू रिलैप्स। तो बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं, देयर इज नॉट सिंगल थिंग दैट वी कैन सिंगल आउट कि अब इस वजह से जो है रिलैप्स हुआ है। ओके, सो जी, इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे तुबा ने कहा, तुबा ने मेडिकल इलनेसेस का तो जिक्र किया। हम अगर सब्सटेंस यूज में है तो हम ये ज़रूर कंसिडर करते हैं कि उसमें कोमॉर्बिड मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है कोई। बिल्कुल। अगर हम कोई अकरिंग मेंटल डिसऑर्डर को मैनेज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सब्सटेंस को मैनेज कर रहे हैं, तो वो जो साइकियाट्रिक इलनेस होगी उसकी, वो उसको ट्रिगर करेगी। सही। उसमें जो आने वाली चेंजेस हैं वो इग्नोर करना, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। यूजुअली हमारे पास जो मरीज होते हैं वो उनमें को अकरेंस साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स का जो रेशो है वो तकरीबन अगर ओवरऑल आप देखें तो 30 to 50% के करीब है, और हर इलनेस के साथ मुख्तलिफ है। अब वो मुख्तलिफ होने की वजह से जो ज्यादा चांसेस होते हैं वो हमारे मरीजों के, वो मूड डिसऑर्डर डेवलप करते हैं, जिसमें मेनिया शामिल है, डिप्रेशन शामिल है, साइकोसिस शामिल है, एंजाइटी डिसऑर्डर शामिल है, ओसीडी शामिल है, आपका एडजस्टमेंट के इश्यूज शामिल हैं, पीटीएसडी वाली चीजें हैं कुछ, वो बहुत मल्टी साइकियाट्रिक इलनेस को मोरबोज होती हैं उनके साथ। तो उसको लुक आफ्टर करना जरूरी है, क्योंकि उसके स्विंग्स की वजह से, उसमें आने वाली ये नए फीचर्स की वजह से वो ट्रिगर हो सकता है कि वो दोबारा उसी सिचुएशन में चला जाए, और उसको कोप करने के लिए वो ड्रग का सहारा लेना शुरू कर दे, क्योंकि उसने लर्न किया है अपने मेल एडेप्टिव स्किल्स के जरिए कि मैं किस तरह चीज को मैनेज कर सकता हूँ। तो उसके पास तो वही स्किल है प्रीवियस लर्निंग वाला, नए स्किल्स उसने सीखे नहीं, फिर उसका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसको चीजों को करने के लिए मजबूर करता है। तो फिर उसकी सोचें, जैसे तुबा ने कहा, कि वो फिर नेगेटिविज्म की तरफ ज्यादा सोचता है, तो वो अपनी पुराने वाली मेमोरी को रिकॉल करके उससे टैकल करने की सिचुएशन को कोशिश करता है, जिसकी सूरत दोबारा रिलैप्स की सूरत में निकलती है, क्योंकि वो नई चीजों को फिर अप्लाई नहीं करता, इम्प्लीमेंट ही नहीं करता, वो पुरानी चीजों के सहारे नई चीजें करने की कोशिश करता है, तो इसलिए प्रॉब्लम है। जी, जैसे इसमें विल पावर तो होती है, लेकिन अगर आपके पास स्किल पावर डेफिसिट में चल रही है तो फिर भी आपका रिलैप्स होगा। दैट यू कांट बी, जैसे कोपिंग मैकेनिज्म अगर आपने नहीं अपने करेक्ट किए एंड यू हैव नॉट लर्नड, अगर ट्रीटमेंट में आप रहे भी हो आपने लेकिन सीखा नहीं है, तो फिर दैट कैन आल्सो मेक यू रिलैप्स। दूसरा इमोशन डिसरेगुलेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपने अपने इमोशन ही आइडेंटिफाई नहीं किए कि कौन से इमोशन आपको आपके ट्रिगर को वर्स कर देते हैं, और आप उसको फिर हैंडल कैसे करते हैं, तो मैंने कहा कोपिंग, फिर डेली लाइफ के साथ आप कोप कैसे कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कैसे कर पाए आपने वो सीख ली है या नहीं सीखी, वो बेटर करती है फिर आपको इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर अगर आपके साथ को अकरेंट मेंटल डिसऑर्डर है तो आपकी कोपिंग उतनी अच्छी नहीं रहती, आप जो डिसीजन करते हैं वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज किस्म का डिसीजन करते हैं, और वो पुरानी मेमोरी पे बेस्ड ही करते हैं, इसलिए जो फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं। सही सही सही, ठीक। जी, तो हमने देखा अभी जैसे डॉक्टर तारिक कराई एंड मिस तुबा डिस्कस कर रही थी कि रिलैप्स एक्चुअल में होता क्या है एडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका रिलेशन विद अदर डिजीज़ कैसे है।
तो वो डिस्कस कर रहे थे कि जो रिलैप्स अक्रेंस है उसका रेट अदर डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे हाइपरटेंशन है, जैसे डायबिटीज़ है। तो इन डिजीज़ के अंदर ख़राबी होना ज़्यादा हो रहा होता है इंस्टेड के जो एडिक्शन की बीमारी है, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर है, तो उसमें साल में कभी एक बार या फिर 2 बार अगर हो रहा है तो वो स्टिल वर्सेस अदर डिजीज़ जहाँ पे महीने में 2-3 बार हो रहा होता है उससे काफ़ी कम है। लेकिन मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई लो या कोई कम अहमियत है इसकी रिलैप्स की इन एडिक्शन। तो इसी को करते हैं डिस्कस पूरा कि व्हाट इज़ एक्चुअली रिलैप्स। तो डॉक्टर आयशा आपसे स्टार्ट करते हैं कि जी हाउ वुड यू एक्सप्लेन रिलैप्स एंड एडिक्शन। थैंक यू डॉक्टर अहमद। रिलैप्स को बेसिकली हम एक सिंगल इवेंट के तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बल्कि आई वुड से कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेंट्स। यानी कि रिलैप्स जो है वो होते होते होता है, इट्स नॉट जस्ट के फ़ौरन से हो गया। एडिक्शन में या किसी भी प्राइमरी क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ में अगर दोबारा से पेशेंट, हम सपोज़ कर लेंगे पेशेंट ड्यू टू एनी रीज़न दोबारा से 0 पॉइंट पे आ गया है ऑफ हिज और हर ऑन रिकवरी, या उसकी डिज़ीज़ पे उसका जो कंट्रोल था, तो दैट इज़ बेसिकली रिलैप्स। एडिक्शन में अगर हम इसे डिफ़ाइन करें तो इस तरह के कुछ टाइम की एब्सटिनेंस के बाद अगर दोबारा से पेशेंट जो है वो सब्सटेंस यूज़ कर ले तो उसको हम लोग लेबल करेंगे रिलैप्स। अब रिलैप्स की प्रिवेंशन में की फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और जो ये प्रोसेस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू प्रिवेंट रिलैप्स। तो इसमें बेसिकली कुछ साइकोलॉजिकल, इमोशनल और कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली मेक्स अ पेशेंट मोर वल्नरेबल टू रिलैप्स। जिस तरह हम लोग अपने पेशेंट्स को हमेशा बताते हैं कि जब आप लोग आउटडोर्स में जाएंगे तो आप लोगों ने स्लिपरी फ्रेंड्स, स्लिपरी प्लेसेस, स्लिपरी टाइम्स, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ बेसिकली आर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि पेशेंट को मोर वल्नरेबल कर देंगे टुवर्ड्स बिल्कुल। रिलैप्स। जिस तरह हमने डिस्कस भी किया ट्रोइका में कि जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं एग्जैक्टली उनको कि जो अवॉइड आपके करना एक्सटर्नल बेहतर है। ट्रिगर्स जो होते हैं। अब इसी तरह जिस तरह अगर हम इंटरनल ट्रिगर्स की ही बात कर लें तो इमोशनल जो फैक्टर्स हैं कि पेशेंट जो है उसका मूड दोबारा से ख़राब रहने लग गया है। अब इसमें पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म भी फील कर सकता है कि शायद आई कैन नॉट डू दिस, या फिर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी फील करता है कि अच्छा नाउ आई हैव गॉट द फुल कंट्रोल ऑफ माई डिज़ीज़। अब तो मुझे समझ आ गई अब है। तो मुझे समझ आ गई है, अब या मुझे आउटडोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे फॉलोअप्स की ज़रूरत नहीं है, या मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इमोशनल फैक्टर्स होते हैं। यस। इसी तरह मेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि पेशेंट जो है अगर उसका कोई एग्जिस्टिंग मूड डिसऑर्डर है तो उसके रिलैप्स होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर एक पेशेंट जो है वो डुअल डायग्नोसिस के साथ है तो वो रिलैप्स होगा ही होगा। इट्स जस्ट दैट कि वो पेशेंट को थोड़ा मोर वल्नरेबल कर देते हैं। तो ये कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। यस। अब और अगर जो प्रोसेस की आप बात कर रही जी, थी। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें तो हम इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं: इमोशनल रिलैप्स, मेंटल रिलैप्स एंड देन फिज़िकल रिलैप्स। इमोशनल रिलैप्स में भी बेसिकली यही है कि पेशेंट जो है वो अपनी सेल्फ केयर को निगलेक्ट करने लग गया है, पेशेंट का मूड जो है वो लो रहने लग गया है, या पेशेंट को गुस्सा आने लग गया है काफ़ी ज़्यादा। एक चीज़ होती है कि पेशेंट्स इमोशनल मास्किंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हम हमेशा पेशेंट्स को बताते हैं कि नेवर बॉटल अप योर इमोशंस। जो भी आप फील करें देयर एंड डन उसको किसी से डिस्कस करें, वर्बलाइज और वेंटिलेट करें। तो अगर हम नोट करें कि पेशेंट जो है वो दोबारा से कम्युनिकेशन गैप की तरफ जा रहा है, या अपनी फीलिंग्स या अपने चेंजेस, अपने मसाइल हमसे शेयर नहीं कर रहा, तो दैट कुड बी अ साइन ऑफ इमोशनल रिलैप्स। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी पॉसिबल है कि उनकी शेम या जो उनका गिल्ट का फैक्टर था वो वापस आ रहा हो। मेंटल रिलैप्स में यही है, जिस तरह भी हम लोगों ने बात की कि पेशेंट जो है वो अपनी फैमिली को कहेगा कि अच्छा आज फ़लाँ ज़रूरी काम कर लेते हैं, यस। तो आज जो है वो फॉलो अप का सेशन नहीं अटेंड करते, या अच्छा 3 दवाइयाँ हैं तो ये वाली दवाई जो है ये इतनी ज़रूरी नहीं रही, अब तो हम 2 दवाइयाँ ले लेते हैं। यानी कि जो बेसिकली हम पेशेंट को स्टैंड्स का बताते हैं या जो भी स्ट्रक्चर्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने का बताते हैं, तो पेशेंट जो है वो जब हम ये नोटिस करें कि पेशेंट उनको बिल्कुल डिटो सेम तरीके से फॉलो नहीं कर रहा या अपने आउटडोर्स को लेके सीरियस नहीं है,
तो फिर दैट इज़ बेसिकली अ साइन ऑफ मेंटल रिलैप्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेंटल रिलैप्स में एक जो पार्ट आ जाता है कि दे स्टार्ट फैंटेसाइजिंग के पास्ट यूज़ में और फ्यूचर यूज़ भी, कि अगर मैं करता तो मुझे कितना मज़ा आता, मैं एग्जैक्टली कर कि वो सकता उसको हूँ। यूफोरिक रिकॉल्स आने लग जाते हैं, या वो फिर ये समझ लेता है कि अच्छा आई कैन हैंडल दिस, या कभी कभी तो मैं कर ही सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वीकेंड्स पे मैं कर सकता हूँ, या इतनी क्वांटिटी लेने में कोई हर्ज नहीं है। यानी कि बेसिकली डिनाइल जो है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता है कि वापस आ रहा वापस आ रहा है। वो अब ड्रग की तरफ भी हो सकता है या मेडिसिन ना लेने की तरफ भी हो सकता है। और फिज़िकल रिलैप्स जो ये है कि फिर वो फाइनल एट द एंड जब पेशेंट जो है फिज़िकली सब्सटेंस यूज़ कर लेता है। अब पॉइंट इज़ ये कि हम अपनी फैमिलीज़ को हमेशा ये बताते हैं, जो भी पेशेंट्स के साथ जब पेशेंट आउटडोर्स में जाता है, कि दीज आर द पैटर्न्स ऑफ रिलैप्स, तो बी वेरी विजिलेंट, ताकि क्राइसिस होने से पहले ही हम इसको देयर एंड देन ही डील कर लिया जाए। क्योंकि जो डिज़ीज़ वर्स प्रोग्रेस करती जाएगी, उसकी जो मैनेजमेंट है वो फिर उतनी मुश्किल होती जाती है। इवन फॉर पेशेंट्स भी, उनके लिए भी फिज़िकली और इमोशनली बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है ये। तो इसमें यही है कि पेशेंट इज़ इंडोर्स और आउटडोर्स, तो विल के साथ साथ स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंट फैमिलीज शुड लर्न के हाउ टू कम्युनिकेट योर इमोशंस। और ड्रग के पीछे जो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर था, जिसमें डॉक्टर शासवान ने भी बताया कि कोई अनमैनेज स्ट्रेस हो सकता है, कोई अनरिजॉल्व या अनहील्ड ट्रॉमा हो सकता है, तो बेसिकली मसले पे बात की जाए। तो दीज आर द थिंग्स के जो रिलैप्स प्रिवेंशन में बेसिकली हमें हेल्प आउट करती हैं, कि सिस्टम और प्रोटोकॉल के साथ जुड़ा जाए, अपनी मेडिसिन्स को टाइम से लिया जाए, जो भी पॉजिटिव फैक्टर है। सीबीटी भी आ जाती है, जिसमें हम बेसिकली बिहेवियरल थेरेपी होती है कि किसी भी सिचुएशन को लेके हमारी अप्रोच क्या है, उसको एक रीबिल्ड और रीफ्रेमिंग पे हम लोग काम करते हैं। तो दीज आर सम लाइंस जिस पे काम करके और जिसके बारे में कॉन्शियस रह के हम रिलैप्स प्रिवेंशन को इंश्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें डॉक्टर आयशा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया रिलैप्स के बारे में। रिलैप्स के बारे में मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड करना चाहूँगा। रिलैप्स का लफ्ज़ी मतलब जैसा कि है दोबारा से ज़ाहिर होना। तो रिलैप्स को समझने के लिए हमें क्रोनिक सिचुएशंस या क्रोनिक डिजीज़ के कंटेक्स्ट में इसके बारे में बात करनी होगी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो दोबारा से ज़ाहिर हो जाती है कुछ देर ठीक होने के बाद। तो सबसे जो कॉमन क्रोनिक डिजीज़ है वो एजिंग है, तो जो कि एक मुसलसल अमल है और चलता ही रहता है और इंजाम वही होता है। तो उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि हम फिट रहें, मोटापा ना आए, हमारे मसल्स बने रहें, हमारी स्किन अच्छी रहे, हमारी सेहत बाकी अच्छी रहे, हमारा दिल सही काम करता रहे। लेकिन फिर दोबारा से हमारी वो कोशिश थोड़े दिनों बाद मोटिवेशन कम होती है और हम दोबारा से वही बुरी आदतें अपना लेते हैं। बर्गर्स खाने लग जाते हैं या वर्जिश का ख्याल नहीं रखते या अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते। फिर दोबारा से कोई इस तरह की कंडीशन पैदा होती है और हम दोबारा से वो करने लगते हैं। तो इसको वक्त के लिहाज से भी देखें तो हर साल जो है वो 365 दिनों का है और जो है हर 4 साल के बाद लेकिन एक जंप आता है और 366 दिन का बन जाता है। तो एक तरह से एक लीप ईयर आता है और रिलैप्स हो जाता है वक्त का भी। तो जो डिजीज़ हैं, क्रोनिक जो भी सिचुएशंस हैं, क्योंकि वक्त भी एक क्रोनिक चीज़ है, एक चली जा रहा है, तो इसी तरह की सिचुएशंस के अंदर जो है ना वो आपको रिलैप्स को समझ सकते हैं। तो अब ये एडिक्शन का जो मसला है या जो बाकी क्रोनिक डिजीज़ हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई या मोटापा हो गया, ओबेसिटी हो गई, तो इनमें भी रिलैप्स इसी तरह एक डिज़ीज़ का पार्ट एंड पार्सल है, जिसमें जो है वो आप कुछ अर्सा जो सिम्टम्स आपको आ रही होती हैं वो रेमिट होती हैं, वो ठीक होती हैं, लेकिन दोबारा से कुछ अर्से बाद वो दोबारा से सिम्टम्स नमूदार हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रेस आता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर दोबारा से शूट कर जाता है, आप दोबारा से इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं और आपकी दवाई एडजस्ट होती है और आपकी काउंसलिंग होती है ताकि दोबारा से मैनेज किया जा सके। इसी तरह शुगर की आप मैनेज कर रहे हैं लेकिन कोई इन्फेक्शन आती है, आप इंसुलिन यूज़ आपको नहीं पता कि बढ़ाना है या क्या करना है और आप लेकिन दोबारा से वो बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है अंदर से। बिल्कुल, अगर स्ट्रेस हो रही है तो आप डायबिटिक हैं तो उससे भी आपकी शुगर चेंज आ जाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल।
तो आप हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार होते हैं, आप डीके में चले जाते हैं और आप हॉस्पिटल में एंड अप होते हैं। तो उसके बाद दोबारा से आपकी एडजस्टमेंट होती है क्योंकि एक रिलैप्स हो गया। इसी तरह एडिक्शन के अंदर भी ऐसा ही है कि आप ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं, शुरू में आप नशा छोड़ देते हैं, आप अपनी जो उसके साथ आदत जुड़ी हुई हैं वो चेंज हो जाती हैं, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, आपका पैटर्न चेंज होता है रहने का, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है डिजीज़ के बारे में। बिल्कुल आपको पता चलता है कि आपको मसला क्या है। तो कुछ अर्सा वो ठीक रहता है, लेकिन फिर कोई सिचुएशन आती है स्ट्रेस वाली या कोई भी, जैसे हमने पहले ट्रिगर्स वगैरह की बात की है, वो आते हैं, आप ट्रीटमेंट में नहीं रहते या दवाई लेना छोड़ देते हैं या किसी भी वजह से, तो आप दोबारा से आपकी वो सिम्टम्स आ जाती हैं। इसके अंदर ये सिम्टम्स आएंगी कि आप का इमोशनल रिलैप्स होगा, मेंटल रिलैप्स होगा, उसके बाद फिज़िकल रिलैप्स हो जाएगा, आप ड्रग यूज़ करने लग जाएंगे। लेकिन तब तक भी वो बात हो सकता है कि इट इज़ जस्ट ए लैप्स, मतलब रिलैप्स के साथ एक दूसरी टर्म यूज़ की जाती है स्लिप की, जैसे बिल्कुल। लैप्स कह देते हैं, स्लिप कह देते हैं, कि सिर्फ आपने ड्रग यूज़ किया है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ, आपकी बिहेवियर्स उस दिन के लिए तो चेंज हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप वापस इलाज के अंदर आए हैं तो आपने वहीं से अपने आप को झाड़ के उठ गए हैं। इसकी इस तरह एग्जांपल देते होते हैं कि एक बंदा जा रहा था, वो जॉगिंग कर रहा था और कोई पत्थर लगा और गिर गया। तो गिरने के बाद वो उसने ये नहीं देखा कि बस मैं गिर गया हूँ तो अब मुझे जॉगिंग नहीं करनी है, अब मैं तो ख़त्म है, अब मैं तो इधर ही बैठा हूँ जब तक कुछ होता नहीं है। तो दैट इज़ रिलैप्स। लेकिन अगर वही बंदा अपने आप को उठा लेता है, अपने कपड़े झाड़ता है और दोबारा से जॉगिंग स्टार्ट कर देता है, तो दैट इज़ अ लैप्स। कि आपने एक झटका आया लेकिन आपने उसको डील किया और वापस अपनी ट्रैक पे आ गए। इसको लेकिन हम इस आप तरह नहीं भी कर बताते सकते। हैं अपनी फैमिली और पेशेंट्स को कि ड्रग यूज़ कर लिया लेकिन आपका किबला दुरुस्त था, आपका ईमान जो है वो अभी भी कायम था। तो बेसिकली ये कि रिलैप्स जो है इट्स नॉट जस्ट कि अब आप बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड हो जाएं या होपलेस हो जाएं कि मेरी इतनी जो सारी मेहनत है वो बिल्कुल बैक टू ज़ीरो हो गई है, तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली इट्स जस्ट एन अदर अपॉर्चुनिटी टू वर्क अगेन ऑन सम बिहेवियर्स या दोज पैराडाइम्स जो कि इतने ठीक नहीं हुए थे या टेम्परेरीली ठीक हुए थे। सो रिलैप्स अगर हो भी जाता है तो इट इज़ेंट के बस अब सब ख़त्म है या इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता या ये बीमारी जो है फॉर एवर जो है वो मेरे से मैनेज नहीं होगी। बस ये कि जी जी, आपने जो पहले मेहनत की होती है, जो आपने सीखा होता है, वो आपके साथ रहता है और आपके काम आता है और आप जल्द उस सिचुएशन को काबू कर लेते हैं और आपको पता होता है कि मैंने कैसे इसको काबू करना है, क्योंकि रिलैप्स जो है वो एक डिज़ीज़ का पार्ट है बिल्कुल। इसके अंदर। और आप जितनी जल्दी इसे निकल आते, जैसे आपने स्लिप का लफ्ज़ यूज़ किया और रिलैप्स का यूज़ किया, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले कितनी थी, आपका इंसाइट कैसा था और सेवेरिटी क्या है आपके अब रिलैप्स की। जो अब आप स्लिप हो गए उसकी सेवेरिटी क्या है, कि आप बाहर निकल वापस आ पाते हैं या नहीं आ पाते, और आपका सपोर्ट ग्रुप कैसा है। तो रिलैप्स के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो रिलैप्स काज करते हैं, उसके बारे में डॉक्टर आयशा ने बात की। उनको हम डिवाइड कर सकते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स में, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में, सोशल फैक्टर्स के अंदर। अगर किसी ने नशा छोड़ा है लेकिन उसको विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, जिस्मानी तौर पर उसके अलामात आ रही हैं कि जिस्मानी तलब हो रही है, एक्यूट या पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो उसको रिलैप्स की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर किसी के भूख में कोई तब्दीली आई है, कोई वज़न में तब्दीली आ रही है या जिस्मानी दर्दें शुरू हो गई हैं, तो ये चीज़ें उसको बायोलॉजिकली इफ़ेक्ट कर सकती हैं और वो हो सकता है उसका कोपिंग मैकेनिज़्म ये हो कि वो सोच रहा हो कि मुझे नशे की तरफ वापस जाना है और वो नशा दोबारा शुरू कर दे, रिलैप्स हो जाए। इसी तरह साइकोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि डिप्रेशन में बंदा जा रहा हो, एंग्जाइटी में जा रहा हो या सोशल स्ट्रेसेस वो आ रहे हों, कोई कोमॉर्बिड डिजीज़ हो, जैसे बिल्कुल। डिस्कस किया है कि यूजुअली एडिक्शन के साथ जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई मूड डिसऑर्डर भी साथ में चल रहा होता है, कोई बाइपोलर का हो गया, कोई डिप्रेशन हो सकता है। तो उसके साथ भी अगर कोई भी लैप्स आता है इन दीज साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, तो उनके साथ भी एडिक्शन वापस आ सकती है। बिल्कुल। इसी तरह अगर किसी के अंदर सेल्फ इस्टीम की कमी है तो उससे भी वो उसमें काम नहीं करता, तो उससे भी साइकोलॉजिकल फैक्टर के तौर पर ये भी रिलैप्स काज कर सकता है। इसी तरह बिल्कुल। तो इसी तरह अगर सोशल फैक्टर्स को देखा जाए तो हो सकता है कि किसी को फाइनेंशियल कोई इश्यूज़ आ रहे हों, माली मसाइल आ रहे हों, या फिर
उसके जो दोस्त वगैरह हैं, जो कंपनी है, वो दोबारा से वो शुरू हो जाए, ये एक सोशल फैक्टर हो सकता है जिससे वो रिलैप्स की तरफ चला जाए। तो जब भी कोई भी बंदा रिलैप्स करता है तो उसको दोबारा से इन अपने पहलुओं के ऊपर दोबारा से रिविज़िट करना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि वो कहाँ से स्लिप हुआ है, कहाँ से उसको मसला पैदा हुआ, और वो ताकि दोबारा से वो गलती ना करे और यस, समझ इसमें सके। एक वो निमोनिक तरह का है होल्ट, जिसमें हंगर आता है कि इफ़ यू आर हंग्री, एंग्री, लॉनली और टायर्ड, देन यू शुड होल्ट, कि आप इसको पहले फिक्स कर लें क्योंकि यू आर इन द प्राइम स्पॉट के जहाँ पे रिलैप्स होने के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर बिल्कुल। आपकी भूख, आपकी जो डाइट है वो मैनेज नहीं है, आपकी सोशल जो है सर्कल वो वीक है, आप लोनली ज़्यादा रह रहे हैं, आप एंग्री ज़्यादा रह रहे हैं, तो इन चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर टायर्ड हैं, रात की नींद आपकी ख़राब हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को जब तक आप डील नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे, तो आप एक वल्नरेबल पोजीशन के अंदर हैं। तो एक मशहूर बात भी है ना कि कभी भी उस वक्त शॉपिंग पे ना जाएं जब आप बहुत ज़्यादा भूखे हों, वरना आप वो चीज़ें भी ख़रीद लेंगे जो आपको चाहिए भी नहीं है। तो ये भी इसी के अंदर आ जाता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी, आप डोपामिन क्रेव कर रहे होंगे या इस तरह की बाकी जो आपने बताई हैं, यस, एंगर वगैरह, तो उसके अंदर रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, एंड उम्मीद है कि ऑडियंस ने इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग रिलैप्स एंड रिलैप्स प्रिवेंशन ट्रोइका अपनी इंक्रीज़ की होगी अंडरस्टैंडिंग। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रहता हो, कोई कमेंट आपका, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें ऑन आवर कमेंट सेक्शंस जो लाइव फेसबुक एंड यूट्यूब पे हमारी ब्रॉडकास्ट चल रही है उसमें आप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो 24/7 अवेलेबल होता है, आप उस पर अपना मैसेज रिसीव करवा सकते हैं ताकि हम उसको भी अपने शो का पार्ट बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। शब्बा खैर, एंड दोबारा मुलाकात होगी कल के दिन। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।